थैलेसीमिया मेजर में बच्चे के ग्लोबिन बनाने वाले होमोलोगस जोड़े के दोनों क्रोमोसोम्स में नुक्स होता है, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे नॉर्मल हेमोग्लोबिन बनाने की सलाहियत से महरूम होते हैं। यही वजह है कि पैदाइश के 4-5 महीने के बाद से ही ऐसे बच्चों में खून की बतदरीज कमी वाक़या होने लगती है। यही नहीं बल्कि थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला बच्चों में खून के जो सुर्ख ज़र्रे बनते भी हैं, इनकी उम्र नॉर्मल सुर्ख ज़र्रों की उम्र से काफ़ी कम होती है और इन्हीं दो वजूहात यानी नॉर्मल हेमोग्लोबिन के ना बनने और बने हुए सुर्ख ज़र्रों के जल्दी टूटने की बिना पर इन बच्चों में बड़ी तेजी से खून की कमी वाक़या हो जाती है। इन बच्चों में खून के सुर्ख ज़र्रों के क़ब्ल अज़ वक्त टूटने की वजह हेमोग्लोबिन जंजीरों का ना बनना और इजाफी अल्फा जंजीरों का यकजा होकर सुर्ख ज़र्रात की खुलवी झिल्ली पर तरतीब कर जाना होता है। किसी भी बीमारी और थैलेसीमिया में खून के सुर्ख ज़र्रों के इस तरह जल्दी टूटने को हम हेमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अगर खून के सुर्ख ज़र्रों की उम्र नॉर्मल भी हो, तब भी इनकी तिब्बी कमी को पूरा करने के लिए एक नॉर्मल इंसान की हड्डियों में मौजूद सुर्ख गोदा 24 लाख खून के सुर्ख ज़र्रे फी सेकंड बनाता है, जो जाहिर है थैलेसीमिया में तिला मरीज बनाने से कासिर होते हैं। दूसरा ये कि सुर्ख ज़र्रों के टूटने की वजह से इनमें मौजूद हेमोग्लोबिन के इस्तेखाले की वजह से बिलिरुबिन नामी पीला मादा भी ज्यादा पैदा होता है, तो ऐसे बच्चों में हल्के अरकान के होने का सबब भी बन सकता है। थैलेसीमिया मेजर की अलामत खून की दायमी कमी की वजह से थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे जर्दी माइल नजर आते हैं। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात तो वाकई इन्हें सुर्ख ज़र्रों के जल्दी टूटने के बाइस ज्यादा मिकदार में बनने वाले बिलिरुबिन की वजह से पीलिया भी हो जाता है। ऐसे बच्चे हर वक्त सुस्त रहते हैं और थोड़ा सा भी खेलने कूदने या चलने फिरने से ना सिर्फ थक जाते हैं बल्कि इनकी सांस भी छड़ जाती है। बदन को ऑक्सीजन ना मिलने की दायमी कमी की वजह से इनकी नशोनुमा भी ठीक से नहीं होती और इसीलिए कमजोर और लागर नजर आते हैं। नतीजतन ऐसे बच्चे खेल कूद और तालीम दोनों मैदानों में अपने हम उम्र बच्चों के मुकाबले में काफी पीछे रह जाते हैं। बदकिस्मती से अभी तक मौरूसी बीमारियों का बशमूल थैलेसीमिया मेजर के कोई ऐसा खत्मी इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका है जो इन्हें जड़ से उखाड़ दे। ताहम मुस्तकबिल में हो सकता है कि स्टेम सेल थेरापी या जीन थेरापी की मदद से इनका कोई खत्मी इलाज दरियाफ्त हो जाए। ताहम फिलहाल इनका सिर्फ ऐसा इलाज ही मुमकिन है जो इस बीमारी की अलामात को कंट्रोल करे और मरीज की तकलीफ को थोड़ा बहुत कम करे। हमल के आगाज ही में मियाँ बीवी का ब्लड ग्रुप चेक करवा लिया जाए और हस्बे ज़रूरत इक़दामात किए जाएं तो बच्चे में खून के रेसिस ताज़ात से पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज मुमकिन है। इस तरह हमल के 28वें हफ्ते से एंटी-डी टीकों के आगाज से खून के ताज़ात की बीमारी को 90% तक रोका जा सकता है। जनीन या होने वाले बच्चे के खून के रेसिस ग्रुप का ताल्लुक इसके माँ बाप के खून के ग्रुप से होता है। अगर बाप का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव और माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो तो जनीन के RH पॉजिटिव होने के इम्कानात 50 से 100% तक होते हैं और अगर किसी तरीके से जनीन के रेसिस मुस्बत सुर्ख ज़र्रे अपनी माँ के खून में दाखिल हो जाएं
تو اس کی ماں کا مدافعتی نظام جنین کے ان سرخ زروں کے خلاف IgG قسم کے اینٹی باڈیز بنا سکتا ہے۔ 86% حمل کے نارمل کیسز میں بھی جنین کے خون کے سرخ ذرے حمل کے دوران انول پار کرتے ہوئے ماں کے خون میں داخل ہو کر اس کے مدافعتی نظام کو متحرک کر سکتے ہیں، جبکہ 14% میں جنین یا نوزائیدہ کے خون کے یہ ذرے پیدائش کے دوران یا حتیٰ کہ ماضی میں کسی اسقاط حمل، ایکٹوپک حمل یا حاملہ کے پیٹ پر شدید قسم کی چوٹ کے نتیجے میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ڈی اینٹیجن کے خلاف بننے والی یہ اینٹی باڈیز IgG قسم کی ہوتی ہیں جو انول کو پار کر کے جنین کے خون میں سرایت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس لیے اگر ان کی وافر مقدار ماں کے خون میں بننے اور جنین کے خون میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہی اینٹی باڈیز جنین کے ریسز مثبت سرخ خلیوں کو تباہ کرنے کا باعث بن سکتی ہیں، اور یہی عمل اس بیماری کی جڑ ہے جس میں ماں کے جسم میں بننے والی اینٹی باڈیز جنین کے خون میں داخل ہو کر جنین کے خون کے سرخ زروں کو تباہ کرنے لگتی ہیں، جس سے جنین میں خون کی کمی پیدا ہو سکتی ہے جو معمولی بھی ہو سکتی ہے اور شدید بھی، اور کبھی کبھی دوسرے یا تیسرے حمل میں ماں کے پیٹ میں ہی بچے کی ہلاکت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ریسس تضاد کا تدارک اور علاج ممکن ہے۔